हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2026 बैच थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा पोर्शन था जो इस चैप्टर का बच गया था, तो ये मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन में दे रहा हूँ। इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 13 ही लिख रहा हूँ। यस। और ये जो पोर्शन बचा हुआ है गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है ना। और एक छोटा सा पोर्शन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि बहुत बड़ा कोई पोर्शन नहीं है, ये वाला छोटा सा पोर्शन है। मेजर जो पोर्शन है वो यही रहेगा, है ना, गिब्स एनर्जी वाला पोर्शन ही रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो गिब्स एनर्जी का पोर्शन है ये आ, मतलब जेई मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हर साल आप लोग देखते हो कि इस वाले टॉपिक से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये जेई का ऐसे मान लीजिए कि फेवरेट टॉपिक रहा है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो निहायत ही आसान कैटेगरी का होता है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई बहुत ही आसान सा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज पूछ लेगा, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि भाई गिब्स एनर्जी क्या है। तो हम लोगों ने लिखा था कि हम लोगों ने चीज लिखी थी कि मतलब सिर्फ एंथैल्पी देख के तो हम लोग किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो फिर हमने कहा भाई एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इजाद किया था एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी से भी अगर आपको स्पॉन्टेनिटी बतानी है तो आपको एंट्रोपी निकालनी पड़ती थी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की। तो फिर हमने कहा यार ये सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने का झंझट अलग है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें जिससे कि सिर्फ सिस्टम की बात हो, हम सराउंडिंग तक जाए ना, और हमें प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी पता लग सके। तो वहां पर हमने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इजाद किया था जिसका नाम था गिब्स एनर्जी। और हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था कि जो डेल्टा जी होता है इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। किसी भी रिएक्शन का अगर आपको गिब्स एनर्जी चेंज निकालना हो, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज माइनस टी इंटू उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया था। फिर हमने तीन पॉसिबिलिटीज लिखी थी, है ना, कि अगर डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है तो हम लोग कहते थे प्रोसेस कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आपको एक और फॉर्मूला भी बताया था, है ना। लास्ट क्लास में मैंने वो छोटी सी चीज करी थी ना, हमने एक छोटी सी टेबल बनाई थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिखा था और फिर हमने डेल्टा एच और डेल्टा एस के अलग अलग जो साइन लेके फिर हमने देखा था कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब नहीं होगा ना। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब देखिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है ना, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि द टेम्परेचर, है ना, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the reaction is at equilibrium, है ना। वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पे जो आपकी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे हो। तो सर देखो, अगर आपका इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू जीरो है, और अगर डेल्टा जी जीरो है इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। और यहां से अगर मुझे टेम्परेचर निकालना हो तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये वाला वो टेम्परेचर होगा, ये वो मिनिमम टेम्परेचर होगा, ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो तब क्या होगा। अगर मान लीजिए जो आपका टेम्परेचर है वो इससे ज्यादा हो तब क्या होगा। सर देखो, अगर टेम्परेचर, भाई इस टेम्परेचर के ऊपर तो डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव पार्ट और ये वाला जो नेगेटिव है ये दोनों बराबर है ना। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है तभी तो जाके ये वैल्यू जीरो आ रही है। लेकिन अबाउ दिस टेम्परेचर, अबाउ दिस टेम्परेचर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो टी डेल्टा एस होगा इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज्यादा होगा, और अगर डेल्टा एच से ज्यादा इसका मतलब सर ये नेगेटिव, अगर मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव से ज्यादा है तो हमारा डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होगा, और इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और इस टेम्परेचर से नीचे
इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब, अगर कम है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई वो टेम्परेचर बताओ, मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिसके बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, जिसके बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि वो मिनिमम टेम्परेचर बताइए जिसके बाद रिएक्शन आपका प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, ये वाला टेम्परेचर निकालना आपको। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद आपका रिएक्शन किस में आने लगता है, इक्विलिब्रियम आने लगता है। क्यों सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मिनिमम टेम्परेचर क्यों है, ये इसलिए है बिकॉज इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 है, लेकिन टेम्परेचर हल्का सा भी, इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, चिन्नू सा भी ज्यादा हो गया ना, तब पे ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव से ज्यादा हो जाएगा और आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और आप कह दो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। तो मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, ये वाला टेम्परेचर चाहिए, या फिर ऐसे कह दो इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है सर, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है बस, जिसको आप लोग ध्यान में रखें, है ना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि ये जो डेल्टा जी होता है ना, ये जो डेल्टा जी है ये क्या है, लिखता है इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम एनर्जी का ये वो पार्ट है दैट इज फ्रीली अवेलेबल, जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर कन्वर्जन इनटू यूजफुल वर्क। मतलब किसी भी सिस्टम की एनर्जी का, सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो कि फ्रीली अवेलेबल है टू डू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी के पार्ट को बोला जाता है गिब्स एनर्जी। इसी वजह से इसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी भी लिखा जाता है कई जगह, है ना, बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल एनर्जी है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। अब बात ये आती है कि सर ये यूजफुल वर्क क्या है, तो यूजफुल वर्क का मतलब है यहां नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क, देखिए जब मैंने वर्क डन करवाया था ना आपको, है ना, जब मैंने आपको वर्क डन करवाया था तो मैंने आपसे बोला था कि वर्क डन दो तरह का है, एक है पीवी वर्क, दूसरा नॉन पीवी वर्क, है ना। तो जो नॉन पीवी वर्क है इसको आप लोग नॉन एक्सपेंशन वर्क कह सकते हो। यस, तो ये टोटल एनर्जी का वो पार्ट है, टोटल एनर्जी का वो पार्ट पोर्शन है जो फ्रीली अवेलेबल है यूजफुल वर्क करने के लिए। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हो कि गिब्स एनर्जी जितनी वैल्यू डिक्रीज करेगी, जितना वैल्यू डिक्रीज किया है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है। एंड यूजफुल वर्क का मतलब है नॉन पीवी वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन पीवी वर्क, है ना। क्या मतलब है इसका, नॉन पीवी, और ये नॉन पीवी वर्क मैं आपको बता चुका हूं, है ना, नॉन पीवी वर्क मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी वजह से कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू यूजफुल। माइनस क्यों लगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, है ना। गिब्स एनर्जी जितना डिक्रीज होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, यूजफुल वर्क में काम में आएगा। तो दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट भी कई जगह पर लिखा हुआ आपको मिलता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू यूजफुल, है ना। तो इसे घबराना नहीं है, ये टोटल एनर्जी का वो पोर्शन है, गिब्स एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का वो पोर्शन होती है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है यूजफुल वर्क करने के लिए। यूजफुल वर्क मतलब नॉन पीवी वर्क करने के लिए, नॉन एक्सपेंशन वर्क करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई दिस गिब्स एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसलिए और क्या कहा जाता है इसको, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है। मेरे हिसाब से ठीक है ये वाली बात। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस बी गिव्स डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एच इतना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसीडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एच टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, कहता है कि किस टेम्परेचर पे, है ना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, और बेटा डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 होगा। यस, तो यहां से अगर मुझे टी निकालना हो तो सर जो टी का वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। यस, तो यहां से टी जो होगा ग्रेटर देन होना चाहिए। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है 400 किलो जूल, किलो जूल है मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर 3 और डिवाइड बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना है 0.2 किलो जूल। अच्छा किलो जूल है तो इसको भी किलो जूल में रहने दो फिर, है ना, 0.2। तो सर ये मेरे हिसाब से टी ग्रेटर देन कितना आ गया, ये 4000 हो जाएगा, 4000 2000 2000 केल्विन। यस,
अगर टेम्परेचर आपका 2000 केल्विन से ज्यादा हुआ थोड़ा सा भी, तो आपका डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी लेस देन जीरो होने का मतलब आपका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये चीज? पक्का? और या फिर ऐसे पूछ ले इस क्वेश्चन में कि वो मिनिमम टेम्परेचर कितना है कि जिसके बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर है सर 2000 केल्विन, है ना। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक बार के लिए देखते हैं कहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो। इक्विलिब्रियम तो नहीं, हाँ जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2022 जी मेंस का क्वेश्चन है, कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो डेल्टा जी होगा वो लेस देन जीरो होगा ना। तो जो 1 है सर वो 2 के साथ मैच कर रहा है, 1 2 के साथ मैच कर रहा है, मतलब एक ऑप्शन उड़ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है ना। इसका मतलब जो 4 है सर वो फर्स्ट के साथ मैच करेगा, 4 अगर फर्स्ट के साथ मैच करेगा मतलब ये तो उड़ गया दोनों ही, 4 जो है फोर्थ के साथ मैच कर रखा है। यस, तो बस एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कोई क्वेश्चन हो। हाँ, एक और क्वेश्चन देखो, 2020 जेईई मेंस में पूछा गया, कहता है कि फॉर अ डाइमराइजेशन रिएक्शन, है ना, ये ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है डाइमराइजेशन क्या है। डेल्टा यू इतना है और डेल्टा एस इतना है, तो बताइए डेल्टा जी कितना होगा। देखिए मुझे एक फॉर्मूला पता है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर मुझे इस क्वेश्चन में ना डेल्टा जी नहीं दे रखा, डेल्टा एच नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको डेल्टा एच को और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकता हूँ, माइनस टी डेल्टा एस। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है सर। इस क्वेश्चन में मुझे डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, वो है सर -20 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। यस सर, मुझे डेल्टा एस का वैल्यू दिया है, वो कितना है, -30 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और मुझे टेम्परेचर दे रखा है सर 298 केल्विन। सर मुझे आर का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लूंगा, ठीक है। और मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एनजी की जरूरत पड़ेगी। बताओ इस रिएक्शन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, डेल्टा एनजी की जरूरत पड़ेगी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है बेटा, डेल्टा एनजी कितना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो डेल्टा एनजी कितना आ गया, -1 आ गया। यस, तो सर सब कुछ है मेरे पास, इस फॉर्मूले में मुझे पुट करना है, डेल्टा एस का सब कुछ दे रखा है, मुझे क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा डेल्टा जी। बताओ इतना कर सकते हो ना, कैलकुलेशन है बेटा, आप लोग कर सकते हो ये तो इस तरह का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए कोई और क्वेश्चन हो तो। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर, है ना, बाकी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन लॉग के नहीं होगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद वापस आएंगे इन क्वेश्चंस पे ना, बाकी क्वेश्चंस उसके बाद होंगे, ठीक है सर। अब यहां से मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला था, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल निकाला था। वैसे ही यहां पर आती है गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आपको अगर याद हो तो हमने एक एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, और वो सबसे पहली एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसकी डेफिनेशन वगैरह भी हमने बहुत बढ़िया ढंग से और बहुत सारे एग्जांपल्स लिखते हुए करी थी, वो बहुत काम में आएगी आपको। वहां पर क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई साहब 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके एलिमेंट से होना चाहिए, और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, तो जो रिएक्शन होगा उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां पर एंथैल्पी की जगह सिर्फ नाम आ गया गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके एलिमेंट से होना चाहिए, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, तो जो भी फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। आप चाहो तो देख सकते हो उसके डेफिनेशन, वही लिखा है, बिल्कुल एज इट इज वही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर एंथैल्पी लिखा था, यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी है, इसके अलावा सारी कहानी सेम है ना। ये लिखता है कि इट इज डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सिंपल डेफिनेशन है ना। यहां पर एंथैल्पी चेंज था, यहां पर फ्री एनर्जी चेंज है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वाटर के लिए आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, तो आप बोलोगे सर 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके एलिमेंट से होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने जरूरी है ना। तो इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O लिक्विड का। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल अब करवाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ वही कहानी रहेगी जो हम लोग पहले पढ़ के आए ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप अमोनिया के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखिए, तो वापस से वही लिखोगे, उसके एलिमेंट्स से होना चाहिए फॉर्मेशन, यस, और एलिमेंट किस में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो ये हाफ हो गया, ये 3/2 हो गया। इस रिएक्शन का जो भी फ्री एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यस, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि CO2 के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखिए, तो वापस से वही होगा, एलिमेंट से होना चाहिए फॉर्मेशन और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, इस रिएक्शन का जो भी फ्री एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। और जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी के केस में लिखा था कि जो एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है स्टैंडर्ड स्टेट में वो 0 होती है, वैसे ही बिल्कुल यहां पर भी सेम वही चीज लिखी है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज अस्यूम्ड टू बी 0। वो क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस कितना है, तो आप बोलोगे सर वो 0 होगा। आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस कितना होगा, तो आप बोलोगे ये एलिमेंट है, एलिमेंट की 0 मानी जाएगी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड कितना होगा, आप बोलोगे सर 0 होगी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 सॉलिड कितना होगा, आप बोलोगे सर 0 होगी। आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट कितना होगा, तो आप लोग बोल दोगे सर वो कितना होगा, 0 होगा सर, है ना। एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 लिया जाता है, जैसे वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लिया जाता था। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है। यस बोलिए, डन है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अच्छा एक चीज आप और याद करो, एक चीज आप और याद करो, है ना, एक चीज आप और याद करो। क्या चीज याद करनी है सर, हम लोग वहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते थे, कैसे, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालते थे। यहां पर अगर मान लो मुझे गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, खत्म। बिल्कुल सेम है, जहां एंथैल्पी लिखा है उसकी जगह गिब्स एनर्जी लिखा है, इसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे क्या फाइंड करना हो, मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा Bi स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा Ai स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला है साहब, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाइए और खुश रहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या क्या है, ये दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन लिख लो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, है ना। और ये जो Ai एंड Bi है ये वही है, सेम आर दी stoichiometric coefficients of reactants and products respectively, है ना। ये वही होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर चीज है ना, जो हम लोगों ने उधर लिखा था। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल दे दिया जाए आपको, CH4 गैस है और इसका आपने कंबशन करवाया तो क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड बनेगा। मेरे हिसाब से बैलेंस हो चुका है ना।
और आपसे पूछा है कि बताओ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, बैलेंस है ना रिएक्शन, तो चेक कर लेना। आप लिखोगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सर ये वैल्यू कहां से आएगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी। +2 इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, यस ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड, माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। हाँ ये बात अलग है कि ये जीरो हो जाएगा, है ना, लेकिन ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन लिखने में क्या ही जा रहा हमारा, है ना। तो एक्सप्रेशन आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, मेरे हिसाब से यहां तक ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आगे चल सकते हैं हम लोग। हम्म, चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस आएंगे भी, थोड़ा सा रुकना। हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। थोड़ा सा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम को घुसाना चाहते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही, कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता, है ना, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस कंडीशन को टाइम के साथ अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोला था, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोला था, है ना, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो उसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम बोला था ना। लेकिन अगर टाइम के साथ इन चीजों में चेंज नहीं आ रहा तो मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोलूंगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊं, अगर यहां पर मैं फ्री एनर्जी लिख देता हूं, है ना, फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, और यहां मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट था, है ना, और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ऐसे, है ना। तो यहां पर ये रिएक्टेंट है और यहां पर ये प्रोडक्ट है। इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं बी लिख देता हूं, और इस वाले पॉइंट को मैं सी लिख देता हूं, है ना। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, है ना। यस, या फिर आप इसको हम्म, इस वाले पॉइंट को बी लिख दो, इस वाले पॉइंट को, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ऐसे कर दो, और ये वाला पॉइंट डी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ए बी है, इस ए बी के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी प्रोसेस में गिब्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं तुमसे सी डी प्रोसेस के बारे में पूछूं, सी डी प्रोसेस में आप बोलोगे सर गिब्स एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन ये जो बीसी प्रोसेस है सर, यहां पर देखिए गिब्स एनर्जी जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, जीरो है, और डेल्टा जी का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब सर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ना। ये कौन सी कंडीशन है सर, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहां गिब्स एनर्जी जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही इस बी से लेके सी तक। यस, हालांकि अगर सच कोई ग्राफ हमारे काम में नहीं आएगा, हमारे जो काम में आएगी चीज वो आएगी कुछ रिलेशंस, है ना। एक रिलेशन लिखवाऊंगा, है ना, एक ही रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो रिलेशन में आपको इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाऊंगा वापस, है ना। तो अगर मान लो किसी को कोई ऐसा हो कि बहुत ज्यादा चीज समझ में नहीं आई है तो वो इक्विलिब्रियम में समझ लेगा ना, इक्विलिब्रियम में समझ आ जाएगा उसको। होता क्या, एक रिलेशन होता है ना, एक रिलेशन होता है जिसको बोला जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग जिसका बेस 10 है क्यू। यस, अब यहां पर ये कौन सी चीज क्या क्या है मैं आपको बता दूं। ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत काम में आएगा आपके इक्विलिब्रियम में भी, हम लोग इसको लिखेंगे आगे 12th क्लास में भी ये रिलेशन काम में आएगा। डेल्टा जी है यहां गिब्स एनर्जी चेंज, है ना, डेल्टा जी को क्या बोलूंगा मैं, गिब्स एनर्जी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट क्या है सर, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अच्छा, स्टैंडर्ड, है ना, ये बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। सर यहां पर टी क्या है, टी है बेटा टेम्परेचर, है टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है।
और जो Q है सर, Q को बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट। Q इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट, अभी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब नया चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट, है ना। अभी के लिए आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यस, ठीक है सर। और आर जो है वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, उसके बारे में मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आर है सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस, आर है सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए ये डेल्टा जी का वैल्यू जूल में दिया है तो आर का वैल्यू 8.314 आएगा, और ये अगर कैलोरी में दिया है तो आर का वैल्यू 12 आएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है, और जो रिएक्शन कोशेंट है उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ध्यान रखना, हमेशा डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दादा डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, और जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। यस, तो अगर मान लो मैं डेल्टा जी का वैल्यू उसमें 0 कर दूं, तो सर मेरे पास एक और रिलेशन मिल जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। यस, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -RT ln के इक्विलिब्रियम। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। बोलिए, क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? यस, फटाफट बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, बता सकता है? नहीं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये मेन रिलेशन है ना, दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना। अब इसके आगे पीछे की बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, है ना। जैसे मान लो अगर मैं यहां से लिख दूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई लॉग बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे साहब माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी है ना, ये ऐसे है सर। तो यहां से मैं तुमसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे साहब 10 की वैल्यू 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा, है ना। मतलब ये तो वो नोटंकी है जो आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हो बोले, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इस वाले रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। यस, एक क्वेश्चन देता हूं, लेट से ये वाला क्वेश्चन है 2024 जे मेंस में आया ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, आपको टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, है ना, और डेल्टा एच नोट दे रखा है, डेल्टा एस नोट दे रखा है, और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा आपसे। तो देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा सा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, और ये जो लॉग के है इसका वैल्यू मेरे से पूछा है, लेकिन मेरे पास ना डेल्टा जी नोट नहीं है। अब डेल्टा जी नोट नहीं है तो क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ये लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है सर। इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच नोट की वैल्यू गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है। टी गिवन है, टी बिल्कुल गिवन है। डेल्टा एस नोट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आर का वैल्यू मुझे पता है सर 8.314 लेना है। क्यों? क्योंकि ये जूल में, बेटा इनको जूल में, किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट कर लेना है इनको ना, 8.314 लेना है, और यहां से लॉग के निकाल लेना। बताओ, अगर तुम कम कर पाओ तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं मैं। हैं जी, कर पाओगे क्या पक्का? ठीक है सर, हो जाएगा, तो कैलकुलेशन है सर, हम कर लेंगे। 2023 जे मेंस में क्वेश्चन आया, कहता है कि log k का वैल्यू सेम, 2023 में भी देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम ही क्वेश्चन है, ये देख लो। सिमिलर क्वेश्चन जो 2023 में आया वही 2024 में आया। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला आपने लगाया, -2.303 आर टी लॉग के, और डेल्टा जी नॉट हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 लॉग के। तो ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5705 दे रखी है ना। और डेल्टा एच नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, किलो जूल है, जूल में लिख लेना, और डेल्टा एच नॉट ये रहा, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसको कर लोगे, है ना। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला 2021 जे मेंस में पूछा गया है ना, 2021 जे मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है।
कहता है कि अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इतना है, x इंटू 10⁻⁻1 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आपसे पूछा है कि बताइए x का वैल्यू कितना होगा, है ना, x का वैल्यू कितना होगा। और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे सर फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, किसका, इसका और इसका भी। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे से log k का वैल्यू पूछा है ना, तो log k किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log k, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में r का वैल्यू सीधा दिया है और टेम्परेचर भी सीधा दिया होगा मेरे हिसाब से, कहीं दिया है क्या, हाँ ये 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी दिया है साहब, टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, तो सब कुछ दिया है। अगर मुझे डेल्टा जी नोट का वैल्यू मिल जाए ना, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे पता है कि डेल्टा जी नोट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, सर वो होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, C6H6 माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लो सर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये C6H6 कितना दे रखा है, सर ये मुझे दे रखा है -1.24 इंटू 10⁵, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 इंटू ये वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये है -2.04 इंटू 10⁵। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी नोट आएगा, इसको यहां पुट कीजिएगा, आर टी सब कुछ आपको गिवन है। मानता हूं कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी सी है, लेकिन अब जो भी है वो सो है, यहां से आप लोग log k का वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, यस डन है क्या ये चीज। और देखिए 2015 जेईई मेंस का क्वेश्चन एक और पूछा गया है, यस यहां पर ये ऐसा इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, यस ये वाला क्वेश्चन एक और पूछा गया। कहता है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन, ये आपके सामने रिएक्शन दे रखी है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इतनी दे रखी है, एट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, है ना, अच्छा ओके। और के रिएक्शन क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है बेटा ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये आप एक्सप्रेशन से देखने से समझ में आ रहा है कि एलन वाला फॉर्मूला काम में लिया गया है, ना एलन वाला फॉर्मूला काम में लिया गया। इसका मतलब मैं से कह सकता हूं कि जो डेल्टा जी नॉट है इज इक्वल टू -RT एलन के, ये काम में लिया गया है ना। और डेल्टा जी नोट किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी नोट बराबर आएगा सर 2 इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। सर ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि इसका जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू -RT और RT 298 केल्विन और एलन के। तो ये NO2 का तो मेरे हिसाब से पूछा है आपसे, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस, और ये कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 2 इंटू, है ना 2 इंटू, ये किलो जूल में दे रखा है ना 2 इंटू, तो इसको मैं लिख सकता हूं 86.6600, ये जूल में आ जाएगा ना, ये मैंने जूल में लिख दिया बेटा इसको, इज इक्वल टू -R 298 एलन, और के दे रखा 1.6 इंटू 10⁻12। मेरे हिसाब से x का वैल्यू पूछा है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साहब 86600, है ना, माइनस 0.5 R हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा साहब 0.5 R, है ना, 0.5 R, है ना, इंटू 298 एलन 1.6 इंटू 10⁻12। ऐसा है क्या किसी ऑप्शन में, चेक करो जरा किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या ऐसा। किसी ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करना बेटा, फटाफट चेक करो किसी ऑप्शन में है क्या ये मुझे लग रहा है इस वाले ऑप्शन में है ना, ये देखो ना, ये देखो ना 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया सर
86600 ये रहा 86600 माइनस 0.5 आर 298। हाँ सर ये है ना सर, ऑप्शन नंबर डी में है सर ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्या दिक्कत। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में और भी होंगे, एक आधा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा, वो आप लोग कर सकते हो। मैं आपको ले चलता हूं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ये ऐसे मानिए कि एक थ्योरेटिकल चीज है ना, एक थ्योरेटिकल चीज है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा क्रिस्टल जिसकी जब स्ट्रक्चर बनी हुई हो तो उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट ना हो, उसको मैं परफेक्ट क्रिस्टल बोलूंगा। देखिए जब सॉलिड, जैसे मान लो NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो NaCl में Na जहां रखा होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर वहीं रखा है, Cl जहां रखा होना चाहिए वहीं रखा है। अगर ऐसा है तो मैं उसको परफेक्ट क्रिस्टल बोलूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि Na+ की जगह तो यहां होनी चाहिए और रखा यहां है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट आ गया, वो इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं रहा। तो कोई भी जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वही होता है जो एक्चुअली थ्योरेटिकली होना चाहिए, तो परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो 0 केल्विन पे 0 होती है। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है कि 0 केल्विन के ऊपर एक परफेक्ट क्रिस्टल का जो एंट्रोपी होगा वो 0 होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपने परफेक्ट क्रिस्टल बोल दिया मतलब उसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, और टेम्परेचर भी इतना कम है 0 केल्विन कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो ही नहीं सकता। वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है। तो आप कह दिया कि पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं है, कोई रैंडमनेस नहीं है, तो सर उनकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? 0 होगी, है ना, रैंडमनेस 0 हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा दिया, मान लो मैंने, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे HCl है ना, HCl है, HCl 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 ऐसे रखा है, तो ये सर ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ऐसे मान लीजिए परफेक्ट क्रिस्टल है ना, अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक बार के लिए समझो। अब अगर मान लो मैं CO का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो CO 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 यहां आ गया OC, CO 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 CO, मैं अब इसको परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बोलूंगा, CO CO होना चाहिए था, CO OC आ गया, सर इसमें इंप्योरिटी आ गई, इसमें डिफेक्ट आ गया सर, है ना। और सर ये जो डिफेक्ट रहा होगा, ये जो डिफेक्ट रहा होगा, इसकी वजह से इसके अंदर एंट्रोपी आएगी, रेंडमनेस आएगी। अब ये जो एंट्रोपी बची है इसको बोला जाता है रेजिडुअल एंट्रोपी, है ना। ये जो एंट्रोपी बची है उसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल एंट्रोपी, या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर भी बोला जाता है, फ्रोजन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, रेजिडुअल एंट्रोपी या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर, रेजिडुअल एंट्रोपी या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसका एंट्रोपी कितना होगा? 0 होगा। 0 केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टल का जो एंट्रोपी होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका 0 नहीं होगा सर, है ना, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है? डिफेक्ट आ चुका है। देखिए यहीं पर इसमें कहीं पर लिखा होगा, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच पजेस सर्टेन एंट्रोपी गिवन एट एब्सोल्यूट 0, दिस एंट्रोपी इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी और फ्रोजन डिसऑर्डर। ये थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कोई आपको एक्सपेरिमेंटल कुछ डेटा वगैरह और कुछ भी चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज एकदम आसान, बढ़िया चीज, हर चीज समझ में आ गई। और क्या चाहिए सर, है ना, बताओ, इतनी चीजें समझ में आ रही है और क्या ही चाहिए सर। मैंने कहा अब एक चीज बस छोटी सी और चाहिए ना, एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अपना ये जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। क्या है वो छोटी सी चीज, है ना, क्या है वो छोटी सी चीज? आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ये चीज, आई डोंट नो। और इस वाले ग्राफ में इधर है टेम्परेचर, है ना, मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मेरे पास पानी है ना, मेरे पास क्या है? पानी है। एक मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा आपको, है ना, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और एक मेरे पास पानी है, पानी का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस का पानी है, मतलब H2O सॉलिड होगा, उसमें वो आइस में कन्वर्ट हो रखा होगा।
मुझे उसको कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, मुझे उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, गैस के अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो भी स्टेट चेंज हो रहा है वो स्टेट चेंज मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। सर देखिए कैसे कैसे चेंज होगा, ये जो -10 डिग्री सेल्सियस का H2O सॉलिड है, ये गैस में कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो। आपने टेम्परेचर बढ़ाते 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 कितना कर दिया, लेट से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया सर। 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर तो ये H2O सॉलिड था, है ना, बिल्कुल था सर। और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका धीरे धीरे मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, यहां पर आके पूरा का पूरा मेल्ट हो गया। ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया सर, H2O लिक्विड बन गया इस वाले पॉइंट पे। अभी भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अभी भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो इसका जो टेम्परेचर होगा बढ़ेगा सर। H2O लिक्विड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते 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 आपने टेम्परेचर कितना कर दिया सर, आपने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड। आप अभी भी हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, ये देखिए सर, ये आपको क्या मिल गया, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था और यहां पर आपको स्टेट चेंज होते 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 100 डिग्री सेल्सियस का H2O गैस मिल गया सर, है ना। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का H2O सॉलिड था और यहां 0 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड मिल गया। फिर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड और यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का H2O गैस। अब इसका भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेट से आपने इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये आपको 110 डिग्री सेल्सियस का H2O गैस मिल गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये जो स्टेट चेंज है, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है क्या पहले भी, हैं जी? क्या आपने ऐसा जो स्टेट चेंज है वो पढ़ा है क्या? हाँ सर, ऐसा स्टेट चेंज हमने देखा है सर, है ना, ऐसा हमने देखा लग रहा है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराज एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक टोटल एंट्रोपी चेंज कितना है? आप बोलोगे सर ये तो खेला हो गया, तो आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली। मतलब मान लेते हैं इस वाले प्रोसेस में टोटल इस वाले प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को मैं लिख देता हूं डेल्टा S2, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज इस डेल्टा S3, इसमें डेल्टा S4 और इसमें डेल्टा S5। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर देखो यहां पर ये जो डेल्टा S2 है सर, ये तो कौन सा S2 है, ये कौन सा एंट्रोपी है सर, ये तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। बोलो, H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सर, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय T मेल्टिंग पॉइंट। लो सर, ये एक का काम तो खत्म हो गया सर। ये जो डेल्टा H2 है सर, ये तो हमने खटाक से निकाल दिया कि डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाय T मेल्टिंग पॉइंट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। अगर मान लो मैं इस वाले प्रोसेस की बात करूं डेल्टा S4, अरे सर इसमें भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है सर, ये एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है। और एंट्रोपी वेपराइजेशन कैसे निकाला जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेंपरेचर, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, T बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, ये भी हो गया। अरे सर लेकिन एक बात बताओ, ये डेल्टा S1 कैसे निकलेगा? मैंने कहा मेरे भाई जो डेल्टा S1 है वो कैसे निकलेगा सर? डेल्टा S1 देखिए, ये सारी जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रही है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक प्रेशर कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सर ये फॉर्मूला लग जाएगा NCP ln T2/T1, आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला। बोलिए क्या यही होगा क्या? आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या यही होगा क्या? आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे, इस फॉर्मूले से आप डेल्टा S1 निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर सर ये जो CP है, ये जो NCP, CP किसका होगा सर? CP होगा H2O सॉलिड का, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं NCP, CP किसका, H2O सॉलिड का, ln T2/T1, है ना। T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको आप लोग को इसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है सर, डेल्टा S1 भी निकल गया, डेल्टा S2 निकाल लिया था। अरे सर डेल्टा S3 में क्या हो रहा है? मैंने कहा डेल्टा S3 में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर भी आ जाएगा NCP। लेकिन मुन्ना जी आज CP किसका होगा? इस प्रोसेस के लिए CP H2O लिक्विड का होगा सर, ध्यान रखिएगा, H2O लिक्विड ln T2/T1। इस प्रोसेस में T2 कितना है, 373 केल्विन, और T1 कितना है, 273 केल्विन। सर ये जो डेल्टा S5 है इसमें कैसे निकालेंगे? अरे मैंने कहा ये है NCP, लेकिन बेटा जी आज CP किसका है, H2O गैस का है सर, ln T2/T1। और अगर ये आपने सारा सब कुछ निकाल दिया तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा डेल्टा S, वो आएगा साहब डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, जो कि एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर मुझे ये इतना सब कुछ पूछ ले तो।
बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। अब माना कि कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट तो है ना यार ये, और अगर कॉन्सेप्ट है तो क्या पता इस पे कभी क्वेश्चन पूछ ही सकता है ना यार, बताओ तो सही। और ये समझ में आया ना आपको, दो तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन था और बाकी एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका टेंपरेचर बढ़ रहा था, उसमें एंट्रोपी चेंज हमने निकाली, आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। तो इस पे एक ही बार, मतलब मेंस की अगर मैं बात करूं, पता नहीं क्यों पूछ लिया इसने, एक बार क्वेश्चन पूछा 2019 जे मेंस में, 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया इस पे। कहता है आपके पास 1 किलोग्राम है आइस का, एट 273 केल्विन टू वाटर वेपराइजेस एट वाटर वेपर्स एट 383 केल्विन। मतलब आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है ना, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का H2O सॉलिड है, और उसको वेपर 383 केल्विन की वेपर में कन्वर्ट करना। तो वो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना, वो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को सर 0 डिग्री सेल्सियस के H2O लिक्विड में कन्वर्ट करो। सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाओ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड आएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस की 100 डिग्री सेल्सियस की H2O गैस आएगी, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस ही पूछा है क्या? हाँ सर, ये इतना ही हो रहा है क्या? चेक करना जरा। 0 डिग्री सेल्सियस का H2O सॉलिड है, 0 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड, फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का H2O लिक्विड, और फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस की H2O गैस। ठीक है, 383 केल्विन है भाई, 383 केल्विन मतलब 110। अच्छा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 110 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी ये क्या है, H2O गैस है। और टोटल एंट्रोपी चेंज हुआ है वो कितना हो गया सर? ये हो गया डेल्टा S1, यहां पर हो गया डेल्टा S2, यहां हो गया डेल्टा S3, और यहां हो गया सर डेल्टा S4। समझ रहे हो आप लोग बात को? यस सर, ये जो डेल्टा S1 है उसमें तो वो क्या हो रहा है, उसमें सर स्टेट चेंज हो रहा है, और अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो डेल्टा S1 किसके बराबर हो जाएगा सर? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट। सर ये तो निकल गया, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आई एम प्रीटी श्योर क्वेश्चन में गिवन होगा, हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन, ये देखो फ्यूजन एंट्रोपी एंथैल्पी दे रखा है, उसको आप किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और ऊपर किलोग्राम के लिए दे रखा है, और हमें फॉर्मूला भी क्वेश्चन में भी 1 किलोग्राम दे रखा है। सर एक स्टेट चेंज यहां हो रहा है सर, देखो ये यहां पर क्या होगा सर? ये होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो ये हो जाएगा सर बॉइलिंग पॉइंट। लो सर, ये दो प्रोसेस में तो एंट्रोपी चेंज निकल गया। अब बात ये आती है कि इन दो प्रोसेस में कैसे निकालें, डेल्टा S2 और डेल्टा S4 में कैसे निकालें? फॉर्मूला आपके सामने है NCP ln T2/T1। लेकिन सर NCP, CP वहां पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर थी, लेकिन सर हमें क्वेश्चन में ना मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो तेरा जो डेल्टा S2 उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा सब S, यही हो जाएगा MS, और M का वैल्यू कितना है? 1 किलोग्राम है। यस, तो ये MS डेल्टा टी, वो सॉरी, फॉर्मूला लिखते थे हम लोग C ln T2/T1, तो ये S ln T2/T1 हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यहां पर किसकी आएगी? यहां पर किसकी आएगी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सर यहां आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O लिक्विड। यस, और यहां पर जो आप एंट्रोपी चेंज निकालोगे वो आएगा S, लेकिन S किसका होगा? H2O गैस का ln T2/T1। ये लो सर, और इन्होंने वैल्यू भी दे रखी है, log 373 की जरूरत पड़ेगी। यहां पर T2 कितना है बेटा? T2 है यहां पर 383 केल्विन, और T1 कितना है? 373 केल्विन। तो ये दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। ये कितना है सर? ये 373 केल्विन है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से, log 273, log 373, log 383, है ना। अब मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे यार, अब मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। बस आपको ये सोचना है, आपको बस ये सोचना था, आपको बस इतना सा सोचना था कि भाई एस फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। तो एनसीपी आप एमएस भी लिख सकते हो, एम एन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम है, तो आप एम लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप प्रॉब्लम नहीं है, आप एम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, सबको ऐड कर देना, तब जाके टोटल डेल्टा एस टोटल मिलेगा, है ना। डेल्टा एस टोटल किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4। अब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन इसने जेईई मेंस में क्यों पूछा है,
है ना, आई डोंट नो, लेकिन अब पूछ लिया उसने तो पूछ लिया, अब उसमें कोई ये थोड़ी कह सकता है कि साहब कैसे पूछ लिया, मैं तो केस कर दूंगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, पूछ लिया, इसका इसकी मर्जी है भाई क्वेश्चन की, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वो क्वेश्चन है जो इसके ऊपर एडवांस में कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन बनना हो, लेंदी कैलकुलेशन वाला, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है ना, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर मान लो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो आप फॉर्मूला एमएस वाला लगाओगे, और अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है तो आप फॉर्मूला एनसीपी वाला, ई वाला लगाओगे, एन वाला लगाओगे, ठीक है। चलिए, बस मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और था, वो मेरे हिसाब से हो सकता है आप लोगों में से किसी का डाउट हो, तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको भी मैं एक बार के लिए बता देना चाहता हूं, है ना, एक बार के लिए बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि दो ब्लॉक है ऑफ द सेम मेटल हैविंग सेम मास एंड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा देता हूं, है ना। दो ब्लॉक है सेम मेटल के, दो ब्लॉक है सेम मेटल के, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, दो मेटल, दो ब्लॉक हैं ए और बी, ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, सेम मेटल के, सेम मेटल के मतलब दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। सर ये वाला टेम्परेचर T1 है और ये वाला टेम्परेचर T2, ठीक है। Respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy delta S for this process कितना होगा। ये एक्चुअली अपने आप में कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसको एक क्वेश्चन बना के उसने पूछ लिया 2019 में, है ना, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसको क्वेश्चन बना दिया। हो ये रहा है कि भाई ये T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे है, और दोनों के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज इधर से इधर हुआ और फाइनल टेम्परेचर एक फिक्स जाके हो गया। अब बात ये आती है कि भाई अगर हीट का एक्सचेंज हुआ और थर्मल इक्विलिब्रियम आया, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर पहले डिफरेंस रहा होगा। मान लेते हैं कि इनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, मतलब T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा, ऐसे मान लेते हैं, क्या दिक्कत है सर, है ना, कोई एक बड़ा कोई छोटा होगा, तो जो T1 है सर वो T2 से बड़ा है। अच्छा, अगर T1 T2 से बड़ा है, इसका मतलब हीट का फ्लो इधर से इधर की तरफ हुआ होगा, और फाइनल जो टेम्परेचर जाके बन गया होगा वो कितना हो गया होगा, T फाइनल हो गया होगा। यस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो T फाइनल इसका वैल्यू कितना होगा, क्या इसका वैल्यू T1 प्लस T2/2 होगा। बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है। अरे बिल्कुल होगा भाई, दोनों का टेम्परेचर का एवरेज यही तो आएगा। जब इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दोनों का वो यही तो होगा, T1 प्लस T2/2। और अगर आप ये नहीं, ये कैसे आया, हालांकि ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और एक कॉमन सेंस भी कहता है कि भाई दोनों का एवरेज जो होगा वही होगा फाइनल टेम्परेचर, है ना, तभी जाके हीट एक्सचेंज रुक जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये कुछ हीट दे रहा है, ये कुछ हीट ले रहा है, तो टोटल हीट गिवन बाय दिस इज इक्वल टू टोटल हीट गिवन बाय इज अब्सॉर्ब बाय दिस। दोनों का फॉर्मूला लगा के, हीट का फॉर्मूला एनसीपी T2 माइनस T1, और फॉर्मूला लगा के आप लोग कर लो, फाइनल आपको आंसर यही मिलेगा ना। T फाइनल जो आएगा T1 प्लस T2/2 आएगा। अब जब हीट का फ्लो इधर से इधर तरफ हो रहा है, जब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, तो एंट्रोपी में भी चेंज आएगा, और एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, डेल्टा एस टोटल मेरे से पूछा है सर, वो आ जाएगा डेल्टा एस ए का प्लस डेल्टा एस बी का। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इसका बाहर से कोई एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है ना। अब मैं मान के चल रहा हूं इस क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि भाई बाहर से कोई लेना देना है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक इंसुलेशन जैसा कुछ लग रहा है ना, एक इंसुलेशन जैसा कुछ हो रखा है, तो बाहर से कोई डिफरेंस नहीं है, बाहर से टेम्परेचर हीट कुछ भी नहीं आ रहा है ना, एक इंसुलेटेड सिस्टम बन रखा है। अब ए का जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना होगा सर, वो होगा एनसीपी ln T2/T1। T2 कितना है, T फाइनल, और T इनिशियल कितना, T1, प्लस एनसीपी ln इसका कितना हो जाएगा, T फाइनल अपॉन T2। बोलिए एनसीपी यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये बन गया सर ln, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ln log m प्लस log n। log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n, इसके बराबर होगा सर। ये बन गया एनसीपी ln T फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय T1 T2। अब T फाइनल का स्क्वायर कितना है सर, वो रहा, तो देखो T फाइनल वो रहा, तो T फाइनल का स्क्वायर अब तो आप लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। अगर मुझे उसका स्क्वायर करना हो तो वो क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2 की पावर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 T1 T2। है क्या किसी ऑप्शन में, चेक करना है क्या किसी ऑप्शन में। CPLN n कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो m हटा दो, n1 हटा दो, क्योंकि कहीं पर भी नहीं दे रखा n, है ना, तो n का मतलब 1 होगा। तो CPLN T1 प्लस T2 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 T1 T2। सर मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है सर, बिल्कुल सही सी ऑप्शन लग रहा है सर। कितना आसान सा क्वेश्चन था,
है ना, कितना आसान क्वेश्चन था अगर आपने सोच लिया तो। यहां से इसका हीट इधर से इधर की तरफ जाएगा, तो सर इसका फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल और ये है T2 इनिशियल टेम्परेचर। इसके लिए टी फाइनल ये हो गया और टी इनिशियल T1 हो गया। NCPLN T2/T1 एक आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो मैंने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया मामला। यस, तो ये क्वेश्चन था पिछली क्लास का था ये, है ना, तो ये मैंने दे दिया। अब आपको आप कंप्लीट मॉड्यूल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बस निपटा दो जो भी है तुम्हारे सामने, बढ़िया ढंग से निपटा दो, और छुट्टियां हैं उनमें रिवीजन कर डालो यार इस चैप्टर का, है ना। देखो अगर इन छुट्टियों में रिवाइज कर लिया ना इस चैप्टर को, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा एकदम जबरदस्त। ये चैप्टर बढ़िया आपका कवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद रेडॉक्स हम लोग पढ़ेंगे, रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर है, रेडॉक्स छोटा सा चैप्टर है, बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को पूरा, मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। इस सेशन को आप पूरा देखें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया क्या। थर्मोडायनेमिक्स आपने हो सकता है अपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर कहीं और से भी पढ़ा हो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप इस सेशन में रेगुलर रहे हैं मेरे सेशंस में, तो एक थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि सिर्फ एक बार पढ़ने से ही मैं बहुत सारे जेई और जेई के क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा आएगी, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको एक बार आप रिवाइज करोगे तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और जब आप लोग नोट्स पढ़ रहे हो और मान लीजिए नोट्स में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो खटाक से वो वाला जो पोर्शन है उसको वीडियो में जाके देखो कि सर ने क्या बोला है, कैसे समझाया, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोग सारे खुश रहें और अच्छे से त्यौहार मनाएं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।